वेलकम टू सुनील एकेडमी। चलिए साथियों, सीटेट का पहला पेपर समाप्त हो चुका है और छात्र बाहर आ चुके हैं। हमारे पास पेपर भी आ चुका है। तो चलिए साथ एक प्रश्न को आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्नों को पूछा गया था। प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको सेकंड पेपर का भी एनालाइज मिलता रहे। ठीक है साथियों, पेपर इंग्लिश में भी थे प्रश्न और हिंदी में भी थे, तो मैं आज आपको हिंदी में बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी के छात्र सबसे ज़्यादा होते हैं। तो चलिए साथियों, एक प्रश्न और था आज पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के, काफ़ी अच्छा पेपर आया था आज। कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ये देखकर उसके पिता ने लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं, पिता का ये कथन किस प्रकार को दर्शाता है, ये पूछा गया था। तो ये प्रश्न का सही आंसर था लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। किसको? लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में किस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो एक प्रगतिशील कक्षा में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में हमको ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 था। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न और था, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायतोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापका की ये योजना किसके लिए है, ये पूछा गया था। तो ये प्रश्न का सही आंसर आप सभी का था मेरे मित्रों, नोट करते चलना इस प्रश्न का सभी छात्र आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का कि अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ठीक है, तो सही आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर 2 था। ठीक है, नोट कर लेना। चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर देना भैया। ठीक है, सेकंड पेपर समाप्त होगा 5 बजे, हम आपको कराएंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है, एक प्राथमिक कारक है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है किस पर, यह पूछा गया था। तो ये आपका देता है साथियों, किस पर देता है, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। किस पर? बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 6 पर आइए साथियों, कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के लिए कौन से चरण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है, आप सभी इस प्रश्न का भी नोट कर लेना आंसर, प्रथागत को। किसको? प्रथागत को। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा गया था आपसे, लेव वायतोस्की का सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम क्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वायतोस्की का सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया के महत्व पर जोर देता है, बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का सही आंसर था आपका संस्कृत उपकरणों। क्या साथियों? संस्कृत उपकरणों। ठीक है, नोट कर लेना। चलिए जीन पियाजे से एक प्रश्न था, जीन पियाजे अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत पर संज्ञात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं। तो ये किस रूप में करते हैं, ये करते हैं आपके स्कीमा मनोबंध पर। किस पर? स्कीमा मनोबंध पर। ठीक है, चलिए आपको साथ ही थोड़ी सी साउंड की आवाज़ आ रही होगी, तो साथ ही उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर साथ ही थोड़ा सा प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी आवाज़ बढ़िया है। तो ये प्रश्न था, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये भी। तो ये आपका होता है साथियों, नोट कर लेना, विचार सोच में केंद्रीकरण। विचार सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, चलिएगा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2, विचार सोच में केंद्रीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 को पढ़ते हैं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास के संदर्भ में तो कौन सा कथन सही है साथियों, ये कथन हो जाएगा, विकास क्या होता है, एक बहुयामी होता है। क्या होता है? विकास एक बहुयामी होता है। ठीक है,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी आपका हो जाएगा विकास एक बहुआयामी होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 को पढ़िए। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ये होता है साथियों संवेदिक, मूर्त या अमूर्त। ठीक है, संवेदिक, मूर्त या अमूर्त। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। आ जाइए अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न और था साथियों, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते होंगे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिएगा आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 13 को जानिएगा। एक समावेशी कक्षा में पर जोड़ होना चाहिए, यानी कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोड़ होना चाहिए पूछा गया है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए साथियों। ये होना है हर बच्चे, ध्यान से नोट करिएगा कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। ठीक है, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 14 को जानते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये भी आप नोट कर लेना साथियों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगत हो। ठीक है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगत है, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 15 को जानिएगा कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना नहीं चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को दोबारा पढ़ते हैं कि अधिगम कठिनाई से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो इसको भी साथ ही ध्यान पे नोट कर लेना। ये आपका सही आंसर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ठीक है, चलिएगा एक प्रश्न और था। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य या प्रमुख लक्षण क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये आपका करना चाहिए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्या? विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ठीक है, चलिएगा आ जाइए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न का राइट आंसर भी आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, चलिए अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है? अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जाता है? ये रखा जाता है साथियों प्रेरणिता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। प्रेरणिता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी का 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। ये पूछा गया है शर्मिंदगी क्या होता है? शर्मिंदगी का संबंध किससे है? इसका क्या प्रभाव होता है? ये पूछा गया था। तो ये मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दें शर्मिंदगी क्या होती है। एक प्रकार की क्या होती है शर्मिंदगी? शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किस पर? संज्ञान मतलब ज्ञान पर। तो आपको कोई भी काम करते वक्त शर्मिंदगी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप शर्मिंदगी करोगे तो पीछे रह जाओगे। चलिए प्रश्न नंबर 21 को आप जानते हैं कि निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर भी आप नोट कर लीजिए साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्या? संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 को पढ़िएगा। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि साथियों उसके अंदर त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। ठीक है। चलिए, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, ये आपकी होती है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। ठीक है। चलिए, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है? ये आपकी होती है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। संतुलित उत्तेजना का कोई भय नहीं। ठीक है। चलिए, अब आपको बता दें अधिगम का संरचनात्मकता या अधिगम का संरचनात्मक विचार ये सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे क्या है? सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है। चलिए, आगे पूछा गया है अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लेना। आंसर होगा योग्यता सुधार्य। कौन सा? योग्यता सुधार्य। ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिएगा, चलिए प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। क्या? अन्वेषण और संवाद। मैं आपको बता दूं साथियों, आज इस क्लास में हम इतने ही प्रश्न कराते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी प्रश्न आपके करा देंगे। ठीक है। तो चैनल को आप सभी छात्र सब्सक्राइब कर लेना। मैथ के और इंग्लिश के और आपके संस्कृत के प्रश्नों को हम अगली क्लास में कराएंगे, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सेकंड पेपर की भी आपको कराएंगे, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।